हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम फिर लेकर आए हैं एक नया प्रश्न पत्र जो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी संचालित स्कूलों में परीक्षाएं होती हैं और स्कूल जो संचालित होते हैं। ठीक है, तो आज हम जो पेपर लेकर आए हैं वो कक्षा 8 का है और विषय पर्यावरण है। ठीक है, और ये जो वार्षिक परीक्षा है 2023-24 की है। ठीक है बच्चों, और हमने इससे पहले सामाजिक जो विज्ञान है उसके तीनों क्लासों के कक्षा 6, 7 और 8 तीनों सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र हल कर हमने उनकी वीडियो अपलोड कर दी है। आप वहाँ देख सकते हैं और आपको हम भविष्य में भी उनसे हेल्प मिलेगी। काफ़ी अच्छे प्रश्न आए हुए हैं। और आप जो कक्षा 6 के बच्चे हैं ये कक्षा 7 का पेपर भी देख सकते हैं ताकि उन्हें अपनी कक्षा आने वाली में आसान महसूस हो और हेल्प मिले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज ये नया प्रश्न पत्र हल करने के लिए। और यह है वार्षिक परीक्षा 2023-24। ठीक है, कक्षा 8 का है पे ये प्रश्न पत्र और विषय क्या है, पर्यावरण। ठीक है, ये 50 नंबर का है और 2.5 घंटे का समय है। ठीक है बच्चों, और ये यहाँ पर है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। ठीक है, सभी प्रश्न करने हैं, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न है सही विकल्प को लिखिए। ठीक है, ये हर एक उसमें आया है। तो सही विकल्प का मतलब है जो सही विकल्प है वो ही छांट कर लिखना है क्योंकि ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम शुरू करते हैं। और यहाँ पर 10 नंबर दे रखा है, 10 ही प्रश्न है और 10 ही नंबर है, तो एक प्रश्न 1 नंबर का। ठीक है, तो प्रश्न ये बहुविकल्पीय प्रश्न है और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, बाकी 3 गलत है। तो हमें क्या लिखना है, सही विकल्प। ठीक है, जो सही है वही चाट कर अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 का क्या है। ठीक है, प्रश्न है कौन सा जैविक घटक है। ठीक है, जैविक घटक का मतलब है जिसमें जीवन है। ठीक है, अब जैविक घटक क्या है जिसमें जीवन है। वायु कोई जीवन नहीं है, ताप कोई जीवन नहीं है और प्रकाश में कोई जीवन नहीं है। तो किसमें है, पौधों में। ठीक है, जैविक घटक क्या है, जो घट रहा बढ़ रहा। ठीक है, ठीक है, इसमें है पौधे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ख, वायु में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होती है। ठीक है, तो वायु में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होती है, ये होती है 21%। ठीक है, और ये क्या है, ये 78% नाइट्रोजन है। ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गए पौधे होते हैं। ठीक है, तो अब यदि ये ऑप्शन ना होता स वाला तब तो इसका ये वाला होता स्वपोषी। ठीक है, लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जो परपोषी भी होते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, स्वपोषी और परपोषी दोनों। ठीक है, चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। स्वपोषी वो होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है, और परपोषी में होते हैं जो अपना भोजन दूसरों पर निर्भर रहते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो कुछ पौधे ऐसे हैं जो अपने आप बनाते हैं और कुछ पौधे ऐसे हैं जो दूसरे पर, जैसे कुकुरमुत्ता। ठीक है, चलिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, तो ये दिवस पूछा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। ठीक है, और ये यूपी का एकमात्र नेशनल पार्क है। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, हिंदी में, और इंग्लिश में दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी। ठीक है, और ये लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला है क्षेत्रफल में। ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा
जिला है लखीमपुर खीरी, ठीक है। और यहाँ पर नेशनल दुधवा नेशनल पार्क है। और जनसंख्या में सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? प्रयागराज, ठीक है, जिसे इलाहाबाद भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चाहे विश्व वानिकी दिवस, फिर ये दिवस का प्रश्न आ गया, ठीक है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो मैंने बच्चों से ट्रिक भी बताई थी कि वन, ठीक है, वन 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 का मतलब एक, ठीक है। अब क्योंकि जितने भी जैसे जल दिवस हो गया, पृथ्वी दिवस हो गया, वन दिवस हो गया, ठीक है, तो ये आपस में मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें वन का मतलब एक, ठीक है। अब ये तो कंफर्म हो जाएगा कि 22 मार्च तो होगा नहीं, तो एक ही होगा जिसमें। अब मार्च में क्या है? 21 मार्च का, ठीक है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को, ठीक है दोस्तों, ठीक है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा है, प्राथमिक उपभोक्ता है, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है? प्राथमिक उपभोक्ता वो होता है जो शाकाहारी, मतलब जो हर साग सब्जी मतलब पेड़ पौधे ही खाता है, ठीक है, जो शाकाहारी होता है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो वो क्या है? हिरन है, ठीक है। क्योंकि शेर क्या है? मांसाहारी और चील भी, ठीक है। लेकिन हमारे पास इसका सही जवाब क्या है? हिरन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। जय उत्पादक है, ठीक है। तो उत्पादक क्या है? हरे पौधे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। जय पानी का मुख्य स्रोत है। अब देखिए पानी के जितने भी दे रखे हैं, पानी के मुख्य स्रोत तीनों हैं, तालाब भी है, झील भी है और वर्षा भी है, ठीक है। पानी का मुख्य स्रोत, लेकिन हमें इन तीनों में से भी एक ही बताना पड़ेगा, ठीक है। तो जब पानी का मुख्य स्रोत की बात आएगी तो इसमें होगा वर्षा, ठीक है। क्योंकि यदि वर्षा ना हो तो कुछ झील ऐसी हैं जो सूख जाती है बिना वर्षा के, और कुछ तालाब भी ऐसे हैं जो सूख जाते हैं, ठीक है। और जब बरसात होती है तभी ये झील भी और तालाब भी चलते, मतलब कि इनमें पानी होता है और ये क्रियाशील होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा यहाँ पूछा है मुख्य स्रोत, ठीक है, तो यहाँ पर वर्षा ही होगा, ठीक है। चलिए अब आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न ये, कौन सी बीमारी दूषित पानी पीने से होती है, ठीक है। कैंसर भी नहीं होता, एड्स भी नहीं होता, चेचक भी नहीं होता, ठीक है। कैंसर पता ही है आपको, एड्स भी पता है, चेचक भी, ठीक है। और क्या होता है? हैजा, ठीक है। दूषित जल से क्या होता है? दूषित मतलब गंदे पानी पीने से क्या होगा? हैजा हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देने हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और ये भी 10 नंबर के हैं, मतलब एक प्रश्न 1 नंबर का है, ठीक है बच्चों, और ध्यान से करेंगे। चलो देखते हैं इन्हें। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, मस्त से करना है। बहुत अच्छे प्रश्न है, आगे आने वाले समय में भी आपको बहुत ही मदद करेंगे। बहुत ही अच्छे लाभकारी प्रश्न है, जीके के दृष्टि से भी हैं, बहुत ही अच्छे हेल्पफुल प्रश्न है, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मलेरिया बुखार किसके द्वारा काटने पर होता है, ठीक है। तो यह पूछा है जो मलेरिया हो ये किस मच्छर मतलब मलेरिया बुखार किसके द्वारा काटने पर होता है, ठीक है। अब ये पूछा है जो मलेरिया है वो किसके काटने पर होता है, ठीक है। मलेरिया जो बुखार है, ठीक है। तो जो इसका उत्तर है इस वाले का देख लेंगे हम। इसका है मादा एनोलीज मच्छर, ठीक है। एक मादा एनोलीज मच्छर है, उससे ये होता है, ठीक है। मादा एनोली और
और ज, यहाँ पर जगह कम पड़ गई। एनोलीज मच्छर है, ठीक है, मच्छर, ये मच्छर का नाम है मादा एनोलीज मच्छर, ठीक है। इसके काटने से क्या होता है, इसके काटने से बुखार होता है, ठीक है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वायु में CO2, ठीक है, वायु में CO2 कितने प्रतिशत है, CO2, ठीक है। तो CO2 कितने प्रतिशत है, CO2 कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कितने प्रतिशत है, यह है 0.0, अभी ऑप्शन में भी था 3% से 0.04% तक, ठीक है। इतने प्रतिशत ये वायु में CO2 है, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मैं इसे मिटा दूं। अगला प्रश्न है हमारा विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर, ठीक है। ये बहुत ही बार पूछा गया प्रश्न है, सितंबर यहाँ बिंदी आएगी, सितंबर, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा ये, ठीक है, सितंबर। चलिए मैं मिटा दूँ इसे भी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये वाला हो गया गैस। अगला वाला है हम श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं, ठीक है। तो कौन सी गैस लेते हैं मुख्यतः, O2, ठीक है। O2 मतलब है, मतलब ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन तो लेते हैं, ठीक है। हम कौन सी लेते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए अगला है वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस मिलती है, ठीक है। तो कौन सी गैस मिलती है, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन, ठीक है। कितनी मिलती है, नीचे बताया भी था 78%, ठीक है। 78 से भी ज़्यादा है बल्कि, लेकिन लिखने में 78% ही आता है, ठीक है, ठीक है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, CNG का पूरा नाम लिखो, CNG का पूरा नाम, ठीक है। तो CNG का पूरा नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है। C मैंने कंप्रेस्ड, N मैंने नेचुरल और G मैंने गैस, ठीक है। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है। ये CNG क्या है, फुल फॉर्म है, मतलब CNG का पूरा नाम है, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस या ग्रह, ये CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ठीक है, और जलवाष्प भी होता है, लेकिन मुख्य जो गैस होती है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है, ठीक है, इसके कारण होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6, भारत के सबसे पहले नेशनल पार्क का नाम क्या है, ठीक है। तो इसका नेशनल पार्क का नाम बताना है, जो राष्ट्रीय उद्यान था भारत का सबसे पहले, ठीक है। और ये सबसे पहले ये कब बना था, 1936 में बना था। उसका क्या नाम है, इसका नाम है जिम कॉर्बेट, इसका नाम है जिम कॉर्बेट
नेशनल पार्क, ठीक, नेशनल पार्क, ठीक है, पार्क। और कब बना था 1936 में, ठीक है, 1936 में। और कहाँ है? उत्तराखंड में, ठीक है। और जब ये 1936 में बना तब इसका नाम था हेली नेशनल पार्क, ठीक है, हेली, हेली, ठीक है, हेली, ठीक है। तो अब हम इसे मिटा देते हैं। आपने देख लिया होगा, आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। चलिए अब हम इसे मिटा देते हैं। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। भूमि पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा जीव कौन सा है? तो सबसे बड़ा जीव कौन सा है? सबसे बड़ा जीव है ब्लू व्हेल, व्हेल। और ये क्या है? एक मछली है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा मतलब कि बड़ा, सबसे बड़ा जीव है पृथ्वी पर, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये हमारे प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 है लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो चलिए अब प्रश्न पहला है पर्यावरण का क्या अर्थ है, ठीक है। तो पर्यावरण किसे कहते हैं? हमने अपनी क्लास में बहुत बार बताया है, बहुत ही बार, बहुत ज़्यादा बार, ठीक है। तो पर्यावरण का क्या अर्थ है? पर्यावरण का अर्थ है हमारे चारों ओर जो वातावरण या आवरण है, ठीक है, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। जैसे सिंपल सी भाषा में मिल भी जाता है कि हमारे चारों ओर के वातावरण को पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। और इसका ये दो शब्दों से मिलकर बना है पर्यावरण, ठीक है, परि प्लस आवरण, ठीक है, परि प्लस आवरण, आवरण, ठीक है। परि का मतलब होता है चारों ओर, ठीक है, चारों ओर, ठीक है, चारों ओर। और इसका मतलब होता है आवरण का ढका हुआ, ठीक है, ढका हुआ, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या? अब इसका अर्थ क्या हो गया कि हमारे चारों ओर से ढके हुए आवरण को या वातावरण को क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं, ठीक है, पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। पर्यावरण दो प्रकार का होता है, ठीक है। तो पर्यावरण किसे कहते हैं या पर्यावरण का क्या अर्थ है? हमारे चारों ओर के आवरण या पर्यावरण को, ठीक है, पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। और पर्यावरण में कौन कौन से जितनी भी हमें सब चीज़ें दिखती हैं, जैसे पेड़ पौधे, खेती, कृषि, जीव जंतु, जल, ये सभी, मिट्टी, वायु, ये सभी पर्यावरण के क्या है? घटक हैं, ठीक है। इन सब से मिलकर क्या बनता है? पर्यावरण, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा आपके। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है जैविक घटकों का नाम लिख के, ठीक है। जैविक जो घटक है उनके नाम लिखने हैं, ठीक है। जैविक घटक मतलब जिनमें जीवन होता है, ठीक है, जिनमें मतलब जीवन होता है, उन्हें घटक लिखने हैं, ठीक है। चलिए अब जैसे पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, जैसे पौधे हो गए, ठीक है, पौधे हो गए, कवक हो गया, कवक, ठीक है। अच्छा और क्या हो गया? जैसे जानवर हो गए, जानवर, ठीक है। अच्छा और क्या हो गया? जैसे जीवाणु हो गए, जीवाणु, ठीक है, जीवाणु, ठीक है। और जैसे हरित शैवाल हो गए, हरित शैवाल, ठीक है। और सूक्ष्म जीव, ठीक है, आदि घटक हैं जैविक, ठीक है। लिख ले आप चाहे नहीं, ठीक है, ये सब जैविक घटक हैं। चलिए आगे चलते हैं अपने प्रश्न पर। और हमारा तीसरा गया प्रश्न है वायु हमारे लिए क्यों आवश्यक है, ठीक है। वायु हमारे लिए क्यों आवश्यक है? तो वायु हमारे एक तो जीवन के लिए आवश्यक है, ठीक है, शुद्ध हवा के लिए आवश्यक है, स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो आप इस तरह लिख देंगे हैं,
सभी के लिए आवश्यक है। ठीक है, इस तरीके से आप लिख देंगे। पेड़ पौधे भी बिना हवा के नहीं हो सकते हैं। ठीक है, उन्हें भी हवा चाहिए, हमें भी हवा चाहिए, हर चीज़ को हवा चाहिए। तो हवा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जल चक्र। जल चक्र क्या है? ठीक है, तो जल चक्र क्या होता है? जल का चक्र। ठीक है, जल का चलना। ठीक है, और चलकर घूम फिर कर फिर वहीं आ जाना। ठीक है, तो ये जल चक्र है। तो चलिए अब मैं बता देता हूँ। जल चक्र मतलब ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दुनिया का जितना भी पानी झीलों में, नदियों में, वायुमंडल में, महासागरों में और भूमि के बीच चलता है। ठीक है, वही जल चक्र है। ठीक है, जैसे यह चलता रहता है, अपनी अवस्थाएं बदलता रहता है। ठीक है, जैसे चलता हुआ अभी बताया, जिनमें जैसे पानी झीलों में, नदियों में, वायुमंडल, महासागर और भूमि के बीच चलता है। और जैसे ही चलता रहता है, ये अपनी अवस्था बदलता रहता है। ठीक है, जैसे तरल है तब तो पानी हो गया, और जब पानी गर्म हो जाएगा, मतलब जब गर्मी में महासागरों में ये वाष्प बनकर गैस बन जाएगा। ठीक है, और सर्दी में, जहाँ सर्दी है, जहाँ ठंड है, जहाँ शीत है, वहाँ पर ये ठोस के रूप में, बर्फ़ के रूप में जम जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसका एक चक्र हो गया। ठीक है, और इसकी चक्र की 4 चरण है, जैसे वाष्पीकरण, संवहन, अवक्षेपण और संग्रह। ठीक है, एक तो हो गया वाष्पीकरण। ठीक है, वाष्पीकरण। ठीक है, अच्छा, दूसरा हो गया इसका संवहन। संवहन। ठीक है, संवहन। तीसरा हो गया अवक्षेपण। ठीक है, अवक्षेपण। ठीक है, अवक्षेपण। और चौथा क्या है? संग्रह, मतलब इकट्ठा हो जाना। ठीक है, ये अब जल चक्र कैसे होता है? जल चक्र ऐसे है, जल का चलना और चलते रहना और स्थानों अपना रूप बदलते रहना। ठीक है, अब जैसे जल यहाँ से सागर से उड़ा, वाष्पीकरण कर कर आसमान में चला गया, बादल बन गया। ठीक है, उसके बाद बादल बनकर बारिश के रूप में संवहन हो गया। ठीक है, कहाँ पर? पृथ्वी पर। ठीक है, तो जब पृथ्वी पर संवहन हो गया तो इसका क्या हुआ? अवक्षेपण। ठीक है, मतलब कि ये अंदर चला गया। ठीक है, मतलब कहीं झील में चला गया, तालाब में चला गया, धरती में अंदर चला गया। ठीक है, अलग अलग जगह जहाँ भी इसने जगह मिली। ठीक है, इसके बाद ये वहाँ जाकर अवक्षेपण होकर इसका क्या हो गया? संग्रह, मतलब ये जमा हो गया। ठीक है, और जमा होने के बाद ये जैसे जैसे प्रक्रिया चली। ठीक है, अब ये जैसे जमा हो गया, ये मतलब कि मानने की जैसे समुद्र से ये समुद्र से चला था यहाँ से। ठीक है, वाष्पीकरण होकर ये फिर इसका संवहन हुआ, ये बारिश के रूप में आया नीचे, फिर इसके बाद ये धरती में चले गए, सागर में, ये यहाँ इकट्ठा हुआ है। इसके बाद फिर ये ऐसे ही इसका क्या होगा? यहाँ से यहाँ चला जाएगा ये। ठीक है, ये समुद्र में संग्रहण का इकट्ठा हुआ था, फिर यहाँ पर ये वाष्प बनकर, वाष्पीकरण बनकर ये बादल बन जाएगा, और फिर ये ऐसे ही, तो ये क्या बन गया? एक चक्र बन गया। ठीक है, ये इस तरीके से वापस आएगा, और ये फिर यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो ये क्या हो गया? जल चक्र हो गया। ठीक है, जल जब अपना चलता रहता है और अपना चक्र, अपने अवस्थाएं बदलता रहता है और नए रूप में चलता रहता है। ठीक है, तब उसे क्या कहते हैं? जल चक्र। ठीक है, जल का चक्र मतलब चक्र मैंने पहिया। ठीक है, और जल का क्या हो गया? ऐसे ही ये पहिया बन गया है। ठीक है, ऐसे ही घूमते रह गए, मतलब कभी तो बर्फ़ बन गया। ठीक है, कभी पानी बन गया, कभी गैस बन गया। ठीक है, अब गर्मी होगी, धूप निकल रही है ज़्यादा। ठीक है, तो गर्मी बनकर पानी क्या होगा? वाष्प बन जाएगा, उड़ जाएगा, आकाश में चला जाएगा, बादल बनेगा, फिर ये बरस जाएगा, फिर बरस कर ये धरती में गिरेगा, और ये अंदर चला जाएगा जहाँ भी जगह मिलेगी। जहाँ जगह नहीं मिलेगी अंदर धरती में चला जाएगा, भूमिगत हो जाएगा जल। ठीक है, भूमिगत जल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? भूमि के अंदर संग्रह हो जाएगा। ठीक है, तो संग्रह होने के बाद ये फिर कहाँ चला जाएगा? फिर ऐसे ही वापस। ठीक है, तो ये चक्र बन गया है। तो चलिए, आप, मुझे उम्मीद है ये समझ गए होंगे आप जल चक्र। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा खाद्य श्रृंखला। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा खाद्य श्रृंखला। ठीक है, अब हम इसको भी समझेंगे, खाद्य श्रृंखला क्या है। ठीक है, और ये भी कितने नंबर का है? ये भी
ये सारे बल्कि 4-4 नंबर के थे। ठीक है, चलिए देखते हैं खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला को यदि मैं बात करूँ, जीवों का एक रैखिक क्रम है। ठीक है, ये रैखिक क्रम, ठीक है, या तो इसे ऐसे समझ लेंगे, ठीक है, या इसे ऐसे त्रिभुज बनाकर समझ लेंगे, ऐसे 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 इसका पिंड बनाकर। ठीक है, तो इसका मतलब है सीधा सा खाद्य श्रृंखला का खाने की श्रृंखला। ठीक है, खाने की श्रृंखला मतलब कि कौन किसको खा रहा है, सिंपल सी भाषा में कि कौन किसको खा रहा है। ठीक है बच्चों, ये जीवों का एक रैखिक क्रम है। ठीक है, एक जीव दूसरे जीव को खाता है। ठीक है, यहाँ पर एक जीव दूसरे जीव को खाता है। ठीक है, जैसे अभी पहले प्रश्न आया था, प्रथम उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, फिर तृतीय उपभोक्ता। तो इसी तरीके से पहला घास फूस खाता है, फिर दूसरा पहले को खाता है, फिर तीसरा दूसरे को खाता है, और एक चौथा वो फिर तीसरे को खाता है। ठीक है, इसी तरीके से ये एक खाद्य श्रृंखला है, एक चैन है, फूड चैन है। ठीक है, यदि मैं सरल शब्दों में कहूँ, ठीक है, यदि मैं सरल शब्दों में कहूँ खाद्य श्रृंखला क्या है, ठीक है, तो इससे यह पता चलता है कि कौन किसे खाता है। ठीक है, कि कौन किसे खाता है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला ऐसे कहते हैं। ठीक है, फूड चैन, कि कौन किसे खा रहा है। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे आप, ये 3-4 लाइन में आप आराम से लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लिखो। ठीक है, तो पहला प्रश्न है सौर ऊर्जा क्या है। ठीक है, और ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है सौर ऊर्जा। ठीक है, सबसे पहले तो इसका उत्तर देना कि सौर ऊर्जा क्या है। तो सीधा सा, बिल्कुल कति सीधा सा उत्तर इसका है सौर ऊर्जा। ठीक है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सूर्य या सौर ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहेंगे, सौर ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, तो आप इतनी लाइन लिख देंगे बस। अच्छा, अब इसके यहाँ पर क्या लिखना है, स्रोत भी लिखने हैं। मतलब ये अब यहाँ पर लिखा है ऊर्जा के खाली। ठीक है, ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत है, ये नहीं लिखा है कि सौर ऊर्जा के, यहाँ पर खाली ऊर्जा लिखा है। ठीक है, तो ऊर्जा के हमें बताना है कि कौन कौन से स्रोत हैं। ठीक है, यदि सौर ऊर्जा के होते तो इसके अलग स्रोत होते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा है ऊर्जा के केवल। ठीक है, और ऊर्जा के स्रोत में एक सौर ऊर्जा भी आ गई है। ठीक है, तो एक तो स्रोत यही हो गया हमारा, सौर ऊर्जा ही। ठीक है, तो हम इसके स्रोत कैसे कैसे बताएंगे, जैसे कोयला। ठीक है, लिख देंगे हम कोयला। ठीक है, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ठीक है, प्राकृतिक गैस, ये तीनों क्या हैं, जीवाश्म ईंधन भी हैं। ठीक है, प्राकृतिक गैस, जीवाश्म ईंधन का मतलब जो सड़े गड़े पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधों से मिल बने हैं। ठीक है, ये 3 हो गए, इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। इसके बाद और क्या आएगा, इसके बाद जैसे सूर्य भी हो गया, सूर्य। ठीक है, पवन हो गई, जल हो गया। ठीक है, जिसे पवन ऊर्जा होगी, सौर ऊर्जा होगी। ठीक है, ये भी पढ़ा हमने। ज्वारीय ऊर्जा हो गई। ठीक है, और नदी घाटी परियोजना, नदी बनाकर उस पर बांध बनाएंगे और उससे जल से क्या होगा, ऊर्जा बनेगी। ठीक है, बिजली बनेगी। ठीक है, तो ये ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है, जैसे पवन ऊर्जा, पवन, पवन मैंने हवा, पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, विद्युत ऊर्जा, ऐसे भी लिख देंगे हम। ठीक है, और सौर ऊर्जा तो हो ही गई यहाँ पर। ठीक है, ये इसके स्रोत है। नदी घाटी परियोजना भी एक ऊर्जा ही है। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसे प्रश्न को कर लेंगे। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा वनों से, तो हम हरा रंग लेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है बच्चों, तो हम कैसा लेंगे कलर, हरा। ठीक है, क्योंकि बात किसकी हुई है, वनों की, और इसे हम यहाँ पर करेंगे वनों का क्या महत्व है। ठीक है,
क्योंकि हमारे पास जगह भी मिल जाएगी। तो वनों का क्या महत्व है, ठीक है, इस पे निबंध लिखना है, ठीक है। तो वनों का महत्व आपको भी पता है, वनों का क्या महत्व है, हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इनसे क्या महत्व होता है, जैसे ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, मतलब O2, ठीक है। वायु मिलती है, वायु, ठीक है, ठीक है, शुद्ध वायु मिलती है, ठीक है। जल भी मिलता है, बरसात होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो मृदा है, मृदा में नमी आती है, ठीक है, नमी, ठीक है। भूमि अपर्दन नहीं होता है, मृदा अपर्दन नहीं होता है, ठीक है, मृदा अपर्दन नहीं होता। मृदा अपर्दन का मतलब है भूमि का कटाव नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, और क्या है, वनस्पति, क्या है, वनस्पति, ठीक है, वनस्पति प्राप्त होती है, ठीक है। भोजन, ठीक है। इसके बाद ईंधन, ठीक है, ईंधन, और क्या, धन, आर्थिक लाभ, मतलब जैसे पेड़ों से हम फल प्राप्त करते हैं, उन्हें बेचते हैं बाज़ार में, ठीक है। स्वास्थ्य संबंधी लाभ भी मिलता है हमें, तो उसके संबंध में भी इसका महत्व है। रोजगार में महत्व है, रोजगार में, ठीक है, रोजगार में क्या है, महत्व है, रोजगार मिलता है, रोजगार, ठीक है, वनों से रोजगार मिलता है, ठीक है। वनों से पर्यावरण शुद्ध रहता है, ठीक है, वनों से क्या रहता है, पर्यावरण शुद्ध रहता है, ठीक है, ये भी लिख लेंगे। और औषधियाँ भी मिलती हैं वनों से, ठीक है, औषधियाँ भी मिलती हैं, जड़ी बूटियाँ, ठीक है, क्या मिलती है, औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ, ठीक है, दवाइयाँ मतलब। और क्या मिलता है, इमारती लकड़ी भी मिलती है, ठीक है, इमारती लकड़ी भी मिलती है। तो वनों का इतना महत्व है, ठीक है। और पशुपालन के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है, पशुओं के लिए भी पशुचारण। तो वनों के इतने सारे महत्व हैं, ठीक है। और भी महत्व हैं बहुत सारे, वर्षा में सहायक भी है, वर्षा में सहायक भी है, वर्षा करने में भी सहायक है, करने में सहायक। और जैसे शहद भी मिलता है, शहद, गोंद भी मिलता है, गोंद, ठीक है। और जैसे हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और पेपर बनते हैं, इनसे पेंसिल बनती है, इनसे तो मतलब कि वनों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, ठीक है। जो कार्बन, जो हरितगृह प्रभाव है उसको कम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करता है, ठीक है, ऑक्सीजन को बढ़ाता है, और इससे बीमारी भी कम होती है, ठीक है। तो ये वनों के इतने सारे महत्व हैं। तो बच्चों, आज ये जो प्रश्न पत्र हल किया है हमने, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज बस इसमें इतना ही, और ये हमने थोड़ा जल्दी में किया है, फिर भी टाइम लग ही जाता है, और उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। फिर हम एक नए प्रश्न पत्र को लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।